जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th आर्ट का राजनीति विज्ञान पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से है जो हिंदुस्तान में चुनाव आयोग का गठन हुआ, चुनाव आयोग के सामने क्या क्या समस्या थी, किन किन चीज़ों का चुनाव करवाना था। और ये चुनाव आयोग के लिए हमारे यहाँ कई मकसद करनी पड़ी। भारत में जब प्रथम चुनाव आयोग है तो दो बार चुनाव स्थगित करने पड़े। क्या करने पड़े? स्थगित करने पड़े। चुनाव आयोग 1950 में बना। कब बना? जनवरी 1950 में जब चुनाव आयोग बना और उसने अपनी रूपरेखा तय की। उसके बाद चुनाव आयोग के दौर है जो 1902 बार करना और आखिरकार है जो 1951 के अक्टूबर में 52 से फरवरी के बीच चुनाव हुए। कब हुए? अक्टूबर में डिक्लेयर हुए और 1951 से फरवरी 1952 के मध्य प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। क्या हुए? संपन्न हुए। 2 बार चुनाव है जो। और मतगणना के अनुसार मतदान और मतगणना में 6 महीने का टाइम लगा। लगभग 6 माह का समय लगा। कितना लगा? 6 माह का समय लगा। क्या लगा? समय लगा। 6 माह का समय लगा था। और ये चुनाव कई बातें साबित कर रहा था हिंदुस्तान की। कई बड़े अखबारों ने, जिसमें हिंदुस्तान टाइम ने लिखा कि ये बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी निभाया था। और 52 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा शिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते हैं। ये बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र को अमल में लाए। और ये जो चुनाव था, ये चुनाव जो हमारे लिए चुनौती था। क्या था? चुनौती था उसके लिए, क्योंकि पहली चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। और 2 चीजों के बगैर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती थी। एक तो थे हम गरीबी, जहाँ गरीबी हो, और दूसरा अशिक्षा हो। क्या हो? अशिक्षा हो। हम इन दोनों को गलत बताकर जो लोकतंत्र की स्थापना की। क्या की? लोकतंत्र की स्थापना की। ये दुनिया में अपने आप में एक जन। अब हमारा इस चुनाव से प्रभुत्व में, राजनीतिक प्रभुत्व, कांग्रेस का प्रभुत्व भी साबित हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस का प्रभुत्व भी है जो इसमें है जो जम गए। प्रथम 3 चुनाव कौन से? प्रथम 3 चुनाव में कौन से? प्रथम 3 आम चुनाव में। कौन से? आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व था। क्या था? कांग्रेस का प्रभुत्व था। क्या था? कांग्रेस का प्रभुत्व था। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व था। 52, 57 और 62 के कौन कौन से? प्रथम 3 1952, 1957 और 1962। कौन से? ये 62 के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। क्या रहा? कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इन तीनों चुनावों में जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारिक व्यक्तित्व व स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका में केंद्र व राज्यों में वन पार्टी डोमिनेशन की स्थिति ला दी। और दोनों में था प्रभुत्व। कहाँ था? केंद्र और राज्य में। कहाँ? केंद्र यानी संघ और राज्यों में। क्या? राज्यों में। और कारण था, क्या था? कारण क्या था इस प्रभुत्व का? कारण था पहला तो नेहरू जी का व्यक्तित्व जो चमत्कारिक था।
एक तो कांग्रेस का है जो स्वतंत्रता संग्राम में, और इस तरह से दोनों में वन पार्टी डोमिनेशन की स्थिति थी। क्या थी? वन पार्टी, कांग्रेस की स्थिति क्या थी? वन पार्टी डोमिनेशन। कौन सी थी? वन पार्टी डोमिनेशन की स्थिति थी। डोमिनेशन की स्थिति थी। कौन सी थी? वन पार्टी डोमिनेशन की स्थिति थी। कौन सी थी? डोमिनेशन की स्थिति कांग्रेस की थी। और साथ ही कांग्रेस में एक छाता संगठन भी था। क्या था? कांग्रेस में इसमें छाता संगठन भी था। लोकसभा के जो पहले चुनाव हुए थे उसमें 489 सीटों में से 364, कितनी? प्रथम चुनाव में 1962 के प्रथम चुनाव में 489 में से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती। किसने जीती? कांग्रेस ने जीती थी। किसने जीती? 489 में से इतनी सीटें जीती थी। और पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। कितनी रही? कौन सी पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट, भाकपा। कौन सी? भाकपा दूसरे नंबर पर रही और उसको 16 सीटें हैं जो सीपीआई को 16 सीटें हैं जो मिली थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर 16 सीटों के साथ सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड नंबर पे थी। कौन थी? और 37 बंदे निर्दलीय थे। कौन से थे? निर्दलीय थे, जिनका कोई पार्टी, लेकिन 16 सीटें उसको आई थी। इस तरह से ये संसद में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी का जो दर्जा तो नहीं था, लेकिन कांग्रेस के बाद अगर कोई पार्टी थी तो उसे हैं जो सीपीआई थी। और विधानसभाओं में भी कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जो राज्यों में स्थिति थी वो भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी। सिर्फ त्रावणकोर जो आज का मद्रास है, वो मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर बाकी सब राज्यों में कांग्रेस का है जो बोलबाला था। और नेहरू जी प्रथम है जो निर्वाचित या संसदीय चुनावों में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। दूसरे चुनाव में 52 से 62 के बीच कांग्रेस की थी। उसमें 57 से 62 तक जो चुनाव हुए, 57 और 62 में, इन चुनावों में भी कांग्रेस ने अपनी स्थिति को बरकरार रखा। उसका कोई दशांशा भी विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी, 10वां अंश भी। विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं है जो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। और ऐसा उदाहरण केरल का था। क्या था? दूसरे आम चुनाव में केरल का है जो सबसे बड़ा था कि केरल कांग्रेस के हाथ से पहली बार सीपीआई की सरकार बनी केरल में। कहाँ बनी? केरल में। दूसरे आम चुनाव में केरल में है जो अन्य दल की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की जीत का ये आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ता दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस की पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। जो 52 में कांग्रेस पार्टी के कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 74% सीटें हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिले। इस तरह से ये जो चुनाव हुए थे कि सिद्धांत और व्यवहार में जो हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में, हमने 11वीं में जो आपने पढ़ा, इस सवाल का जवाब मिल गया। हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट वाले की जीत के तरीकों को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट भी हासिल करती हैं तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें होती हैं।
अब हम दूसरा पढ़ेंगे। हमारे कांग्रेस की जीत का जो एक और तरीका है वो है छाता संगठन। कौन सा है? कांग्रेस की जीत का कारण, जीत या संगठन, कांग्रेस संगठन में एक प्रणाली थी। क्या थी? प्रणाली थी, वो थी छाता संगठन। क्या थे? छाता संगठन। क्या था? छाता संगठन, अम्ब्रेला। कौन सा? अम्ब्रेला सिस्टम। कौन सा था? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अम्ब्रेला सिस्टम जो था वो कांग्रेस की तुलना एक धर्मशाला से की। इसे ही रजनी कोठारी कांग्रेस प्रणाली कहती है। अम्ब्रेला सिस्टम था और रजनी कोठारी इसे ही कांग्रेस प्रणाली कहती है। क्या कहती हैं? कांग्रेस प्रणाली कहती है। क्या कहती हैं? कहती हैं। ये है क्या? कांग्रेस प्रणाली या छाता संगठन या अम्ब्रेला सिस्टम। ये अम्ब्रेला सिस्टम है क्या? इसमें कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के जो व्यक्ति थे, नेता थे, उन लोगों को हैं जो तवज्जो मिलती थी और यही तवज्जो कांग्रेस में आगे जाकर इनका एक है जो कारण बना विघटन का। जो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा चुनाव जीतने वाली पार्टी के रूप में था, उसी पार्टी में जो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था। अब कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक संगठन के रूप में कैसे थी? कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक प्रभुत्व का जो दूसरा कारण था कांग्रेस का, वो कांग्रेस का क्या था? ये इसका दूसरा कारण था, कांग्रेस एक विचारात्मक और सामाजिक संगठन। क्या था? विचारधारात्मक और सामाजिक संगठन था। क्या था? संगठन कांग्रेस एक विचारात्मक और सामाजिक संगठन था। जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कांग्रेस की उत्पत्ति है जो दिसंबर 1885 में हुई थी, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और ये एक सामाजिक संगठन में रूप में हुई थी और ये नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का हित समूह भर थी। शुरुआत में ये क्या थी? ये एक व्यापारिक नव शिक्षित और है जो कामकाजी लोगों का, कैसा? कामकाजी लोगों का हित संगठन। हमने जब पढ़े थे संगठन उनकी नीतियां कि कुछ हित संगठन होते हैं जो वो उनकी तरह एक हित संगठन था जो उनके हितों की रक्षा कर लेती और एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप बाद में लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा धीरे धीरे कायम हुआ। शुरू में कांग्रेस ने अगड़ी जाति, ऊंचले मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन वर्ग में बोलबाल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए उनका सामाजिक आदर बढ़ा। कांग्रेस का जो शुरुआत में था अंग्रेजों से, ऊंची जातियों से, मध्यम वर्ग से, व्यापारियों से नाता रहा, लेकिन कई बार आम आंदोलन में का जब वो हिस्सा बनी तो इसका जनाधार भी बढ़ा। कांग्रेस में किसान और औद्योगिक, शहर के बासिंदे, गांव के निवासी और हैं जो कई समूहों को एक साथ लेकर चलने का जो विचार था वो शुरू हुआ और धीरे धीरे उनमें लोग जुड़ते गए। धीरे धीरे कांग्रेस में नेतृत्व भी विस्तृत हुआ। इनका नेतृत्व अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, अब इसमें किसान, खेती बुनियादी करने वाले, गांव गिरान के रुझान भी रखने वाले लोग भी आए। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक संगठन की शक्ल अख्तियार चुका था। वह वर्ग, जाति, धर्म
भाषा और अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक संगठन की विविधता की नुमाइंदगी करने लगा। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमिक कर दिया। कई बार यह भी हुआ किसी तरह के समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकसार नहीं किया और अपने विश्वासों को मानते हुए एक बतौर व्यक्ति या समूह को कांग्रेस के भीतर बने रहे। इसके अर्थ में कांग्रेस का विचारात्मक गठबंधन भी था। कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल कहते हैं परंपरागत लोगों को, कैसे, रूढ़िवादियों को, कैसे, और कंजर्वेटिव कहते हैं जो बदलाव वाले लोग। तो रेडिकल ये लोगों भी नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के जो मध्यम मार्गियों को समाहित करता था। यानी विचारधारा के रूप में तो ये एक तरह से था, संगठन के रूप में तो, और विचारधारा के रूप में कांग्रेस के अंदर अनेक तरह के लोग थे, जिनमें कई समूह के नाम हम अपने यहाँ देंगे। सबसे पहले क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल कहते हैं रूढ़िवादी, कौन को, रूढ़िवादी, और उसके साथ गर्मपंथी, नरमपंथी, मध्यम मार्गी, वामपंथी और दक्षिणपंथी। कौन से, दक्षिणपंथी, यानी विरोधी लोग। दक्षिणपंथी का अर्थ होता है विरोधी लोग। ये विचारधारा के रूप में कांग्रेस के साथ थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और कांग्रेस पार्टियां कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों को अपने संविधान अलग थे, इनका एक सांगठनिक ढांचा भी था। इनमें से कुछ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाद में कांग्रेस से अलग हो गई और विपक्षी दल बने रहे। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर लेती। कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी गुटों में तालमेल और सहनशीलता जो बरकरार रखती थी। धन्यवाद।